स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको समराइज़ कर रहे थे दृष्टि क्विक बुक का। तो इसमें 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट की लिंक है उसको अवेलेबल करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम लोग इस टॉपिक में जो 12 चैप्टर है इंडस्ट्री उद्योग उसको डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसको इसमें मैंने एक मैप भी ऐड किया हुआ, हालांकि बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड किया हुआ आपको समझाने के लिए, ताकि हम समझ पाएँ कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले जानेंगे से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, एक बात पढ़ने के पहले बता दूं, जो इंडस्ट्रीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद नहीं होते हैं और बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि इतना डेटा है याद कैसे करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से सिक्योर हो जाए और आपको ये पढ़ने में मज़ा भी आए। तो पहले जानेंगे कि आयरन इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके फाउंडेशन को लेकर के होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता है शुरुआत में इंडस्ट्रीज़ का, तो आयरन एंड स्टील में ही होता है शुरुआत। तो एक क्वेश्चन आएगा आपके इसके फाउंडेशन से, शुरुआत कहाँ से होगी। दूसरा होगा ना, ये जो जहाँ पर हैं इनकी लोकेशन को लेके, लोकलाइजेशन को लेके, मतलब जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग नाम अभी आपको मिलेंगे यहाँ, टिस्को, इसको और HSL की हैं, कई ऐसे कई नाम हैं। तो वो आपको बताने होंगे कि कोयला क्षेत्र के पास हैं, कि लौह अयस्क क्षेत्र के पास हैं, कि तटीय क्षेत्र में है। थोड़ा इनके लोकेशन को लेके क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा कि इनके जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि पर्टिकुलर अगर जैसे ले लें कि जैसे आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है टिस्को, जो जमशेदपुर में है, तो इसको कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, इसको बिजली की प्राप्ति कहाँ से होती है, इसको लौह अयस्क किन खानों से मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे डेप्थ में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों पे फोकस करके पढ़ना होगा, और उसके बाद में प्रोडक्शन वगैरह पे आता है। तो प्रोडक्शन वगैरह का जो पार्ट है वो आर्थिकी से आप पढ़ा करिए, क्योंकि वो अपडेट होता रहता है। तो वो आपके यहाँ बुक से आपको उसको नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों को 3 यहाँ से क्वेश्चन क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये आपका 12 चैप्टर है, और इसमें हम लोग बात कैसे करेंगे, शुरुआत करेंगे फाउंडेशन से, यानी कि शुरुआत कैसे होती है भारत में। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में औद्योगिक विकास जो होता है वो 1853 में होता है। असफल प्रयास होता है, चारकोल आधारित था, प्रथम लौह प्रगलन संयंत्र था, लेकिन जो है असफल हो जाता है। लेकिन जब 1854 आता है तो प्रथम सफल प्रयास होता है। इस समय कवास जी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में, यानी कि पहले तो नाम बॉम्बे था, में सूती मिल की स्थापना की गई, और बाद में 1855 में रिसना में जूट मिल की स्थापना होती है। उसके बाद अगर देखें तो फिर पहली औद्योगिक नीति आती है 6 अप्रैल 1948 को, और उसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति आती है 30 अप्रैल 1956 को। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें जो उद्योग थे उनको आपके पब्लिक और प्राइवेट और जो जॉइंट सेक्टर है तीनों में विभाजित किया गया, निजी सार्वजनिक संयुक्त, और जो बचे हुए उद्योग थे उनको निजी उद्यम के लिए खुला छोड़ दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है 14 जुलाई 1991 को। तो इसमें क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में आपका लिबरलाइजेशन लाया जाता है, प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, और ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है, LPG। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की बात की जाती है, यानी कि इकोनॉमी को ओपन किया जाता है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया। तो इससे उद्योग बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात आती है आधारभूत उद्योग की। तो उसमें आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ जाता है, लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आता है। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि ये और जो उद्योग हैं उनके विकास को सुदृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि ये आपका बेसिक हो गया ना, बेस हो गया। अगर ये आपका मजबूत है तो आपके छोटे छोटे और भी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक भार राशि उद्योग है। तो भार राशि उद्योग का क्या मतलब है, इसका मतलब इसका जहाँ लोकलाइजेशन होगा, जहाँ पर ये इसकी स्थिति होगी, जहाँ पर सेटअप होगा इस पूरे प्लांट का, जो कच्चा माल आ रहा है उसको देख करके होगा। तो उसमें परिवहन लागत, तो कारक कई होते हैं ना। तो कारक जैसे आप देखें तो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के कारक को लेकर ये क्वेश्चन पूछा सकता है, इनमें से कौन सा प्रभावी कारक है। तो कच्चा माल एक प्रमुख कारक होता है। कच्चा माल में आपका लौह अयस्क आएगा, कोकिंग कोयला आएगा, चूना पत्थर आएगा, मैग्नीज आएगा। तो ये सभी इसके कच्चे माल हैं। अब लौह अयस्क कोयला वगैरह एक भारी सामान है, इसको अगर आप बहुत दूर डेली ट्रेवल कराओगे तो मतलब आपको एक तो परिवहन तो चाहिए ही, साथ में दूर का इतना आपको डेली का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ऐसी इंडस्ट्री सफल नहीं होगी ना। तो इसीलिए कच्चा माल एक बहुत प्रभावी कारक होता है। बाजार भी पास में होना चाहिए, और बाजार ना हो तो एटलीस्ट पत्तन की सुविधा हो, ताकि वहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकें। आंतरिक परिवहन हो, यानी कि हाईवे बड़े हों, क्योंकि बड़ी गाड़ियों से ही इसका ट्रेवल होगा, या फिर रेलवे का सबसे अच्छा रेलवे ट्रैक हो, और वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो तो रहती ही हैं।
तो कारक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो इसका कच्चा माल है वो भी है, और ये लौह इस्पात उद्योग है कैसा, तो एक भार ह्रासी उद्योग है, इसलिए इसके परिवहन लागत को ध्यान में रख करके स्थापना की जाती है और ये आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आता है। तो ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो आयरन एंड स्टील के जो आपके प्लांट हैं इंडिया में, वो आपको इसमें जो छोटे छोटे प्लांट तो बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा जो इसमें गोला गोला है उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें आपको 3 नाम मिलेंगे, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर। ये जो 3 हैं आप देखें तो ये रानीगंज झरिया वाला कोयला क्षेत्र है ये। तो रानीगंज झरिया कोयला क्षेत्र जो आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके प्रमुख खाने हैं, तो जो रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल का, वो तो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है आपके कोयले के। उसके बाद आपका झरिया झारखंड का है, बराकर है, बोकारो है, रामगढ़ है, नूंडी है, ऐसे कई यहाँ पर कोयला क्षेत्र हैं। तो इसमें जो 3 नाम आपका दिया हुआ है, बोकारो का, बर्नपुर का, दुर्गापुर का, तो ये 3 जो स्टील प्लांट हैं ये कोयला क्षेत्र में स्थित है, यानी कि कोयला कोल फील्ड के पास है ये। तो आपसे अभी ये क्वेश्चन जब ये पूछा जाएगा तो इसका यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति कहाँ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ कोयला क्षेत्र के समीप कौन कौन से हैं, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी। तो एक्चुअली ये इसको है, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये पहले ये दरअसल कुल्टी में स्थापना शुरू हुई थी, बाद में ये हीरापुर और उसी का नाम बर्नपुर हो गया। तो ये तीनों एक क्षेत्र माना जा सकता है। तो इसको ये पश्चिम बंगाल में आपका है। तो ये आपके कोयला क्षेत्र के समीप में है। और उसके बाद अगर देखें तो जो दुर्गापुर है वो भी मैंने आपको दिखाया, और जो बोकारो है वो भी दिखाया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड में। तो ये तीनों कहाँ हैं, कोयला क्षेत्र के पास में। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्टील प्लांट जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो कोयला क्षेत्र के समीप है। तो दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इनको कोयले की सप्लाई कहाँ से होता है, तो यहीं से याद हो जाएगा आपको, रानीगंज, झरिया, बराकर, बोकारो, रामगढ़, नूंडी। इनको कोल क्षेत्र में जाके याद करिएगा, देखिएगा कहाँ पे हैं ये, तो आपको इन्हीं के आसपास ये नज़र आएंगे। तो एक क्वेश्चन आपका तैयार करा दिया कोयले वाला, ठीक है। अब दूसरा बाकी जो आते हैं ज़रा उनको देख लेते हैं, ठीक। चलिए, अब इसके बाद जो दूसरा इसका कच्चा माल जो है इंपॉर्टेंट कौन सा है, लौह अयस्क है, यानी कि आयरन ओर। तो कोयला के साथ साथ क्या चाहिए होगा, बेसिक आयरन ओर चाहिए होगा, तभी तो बनेगा स्टील। तो आयरन ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है, चूँकि वो भी भारी मटेरियल है। तो अब देखिए उसमें कई जगह हैं आपकी, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बरसुआ है, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, सेवराय पहाड़ी। तो ऐसे कई हैं जो मेन लौह अयस्क के क्षेत्र हैं, दल्ली, राजहरा। तो इनकी स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जरा देखिए कौन कौन से इसमें स्टेट आपको कवर कर रहे हैं जो नाम दिए गए हैं। पहले स्टेट देख लें तो ऐसे नाम याद करना आसान हो जाएगा। जैसे आपको छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका भिलाई, है ना। तो छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपके रूस के सहयोग से है भिलाई जो, और इसको कहाँ से मिलता है लौह अयस्क, तो दल्ली, राजहरा से मिलता है। तो ऐसे अभी करके एक एक करके आगे पढ़ते चलेंगे, डिटेल में थोड़ा भी देखते चलिए। कर्नाटक से इसमें आपको इसमें 2 नाम मिल रहे हैं, भद्रावती और कर्नाटक। तो ये आपको बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कुद्रेमुख हैं वो वहाँ से आपको इसमें मिल जाता है। तो जो प्रमुख कर्नाटक की जो प्रमुख है भद्रावती और विजयनगर। अब जो आपका राउरकेला है, ये राउरकेला कहाँ पे है, ये ओडिशा में है। और ये जो सेलम है ये तमिलनाडु में है। तो इनकी लोकेशन ज़रा देख लेते हैं, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि इनको लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब जो हमने 3 देखे थे, इसको अगर मैं मैप को थोड़ा छोटा कर दूँ, बहुत छोटा कर दूंगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको मैप मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा कहाँ का है ये। तो देखिए हमने 3 की तो बात कर ली, बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर। इसमें जो गोला वाला है हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग अब ये जमशेदपुर वाला छोड़ के रखेंगे, बीच वाला, ठीक है। ये इसमें देखिए आपको मिलेगा, ये रहा आपका भिलाई, कौन सा, भिलाई। ये कौन सा है, राउरकेला। ये कौन सा है, गोपालपुर। ये कौन सा है, विशाखापत्तनम। तो ये दोनों तो पहले ही याद कर लीजिए, जो आपके विशाखापत्तनम और गोपालपुर है। विशाखापत्तनम कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। तो विशाखापत्तनम, गोपालपुर कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये समुद्र तट पर है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, समुद्र तट पर है। तो आपकी विशाखापत्तनम और गोपालपुर है। तो ऐसे ही आपको याद हो गया, ठीक है। अब अभी इनको कोयला वगैरह कहाँ से मिलता है, तो इनको जो कोयला मिलता है ये आपका जो विशाखापत्तनम है, तो विशाखापत्तनम को मिल जाता है आपका बेलाडीला की खान से। तो बेलाडीला की खान कहाँ है, बेलाडीला की खान यहाँ पर है ना। तो इसको बेलाडीला की खान से इसको मिल जाता है। तो इसी तरीके से देखें तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। और देख लेते हैं, भिलाई को देख लीजिए। तो ये आपका रहा भिलाई। भिलाई को कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोरबा है, बोकारो है, झरिया है। और लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो दल्ली, राजहरा वगैरह से मिलता है। तो इनके यहाँ पर नाम तो नहीं दिए गए हैं, अभी इसको हम लोग पढ़ते समय वहाँ देख लेंगे, लेकिन हम लोग लोकेशन देख लें। तो भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ है, ओडिशा में है, ठीक है। पारादीप अभी नया है इसमें।
तो जो थोड़े इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। इसमें जो एक जमशेदपुर दिया हुआ है, ये कोयला क्षेत्र और लौह अयस्क क्षेत्र के बीच में स्थित है, और सबसे अच्छी लोकेशन जमशेदपुर की ही मानी जाती है। ठीक है, तो अभी इसको भी यहाँ जब देखेंगे तो आपका दिया हुआ है कि कोयला और लौह अयस्क के मध्य जो स्थित है वो है जमशेदपुर। ठीक, अब इसमें और देख लेते हैं, जो कर्नाटक वाले हैं उनको जरा मैप पर देख लेते हैं। देखिए कर्नाटक का आपका मैप ये रहा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में है विजयनगर और भद्रावती। तो दो आपके यहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट हैं, और एक तमिलनाडु में आपको मिलता है सलेम। ठीक, अब ये तीनों की लोकेशन पता चल गई। ये आपका विशाखापट्टनम, गोपालपुर आपने देख ही लिया। और जो इम्पोर्टेंट थे वो कहाँ थे, लौह अयस्क के क्षेत्र में थे। कौन कौन से थे आपके, भिलाई थे, राउरकेला थे। ठीक है, और उसके बाद जो आपके कोल फील्ड में मेन था तो वो था बोकारो, बनपुर और दुर्गापुर। और चूंकि लौह अयस्क का क्षेत्र यहाँ भी है तो इसलिए ये भी लौह अयस्क के क्षेत्र में होंगे, विजयनगर और भद्रावती। ठीक है, सलीम वगैरह। तो अब से एक क्वेश्चन आपके लोकेशन को लेके इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कोयला क्षेत्र के पास कौन सा है, तो बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो। कहाँ कहाँ पर है, तो बंगाल में बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी और दुर्गापुर। झारखंड में बोकारो। इनको कहाँ से मिलता है, रानीगंज, झरिया, बाराकर, बोकारो, रामगढ़, मुंडी से कोयला मिलता है। लौह अयस्क के क्षेत्र के पास में कौन कौन सी हैं, तो भिलाई, भद्रावती, राउरकेला, विजयनगर, जो सेलम लिखा है या सलीम कोई भी बोल सकते हैं, तो सेलम। तो ये हैं प्रमुख जो लौह अयस्क क्षेत्र के पास पास में। अब आइडिया लग गया होगा कहाँ पर भिलाई है, तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में। इनको डल्ली राजहरा से मिलता है लौह अयस्क। कर्नाटक भद्रावती जो है, ये भद्रावती, ये बाबा बूदन की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ से इनको लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, जो आपका बरसुआ राउरकेला है, इसको बरसुआ से मिलता है लौह अयस्क। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। विजयनगर को कहाँ से मिलता है लौह अयस्क, बाबा बूदन कुद्रेमुख से। ये विजयनगर कर्नाटक में स्थित है। और जो आपका सेलम है, इस शिवराय पहाड़ी से मिलता है, तमिलनाडु में स्थित है। सेलम जो खास बात है, आप देखें तो यहाँ तमिलनाडु में ही आपको जो लिग्नाइट कोयला है यहीं पर प्रमुख भंडार है। तो इसको जो कोयला मिलता है सबको बिटुमिनस मिलता है, इसको लिग्नाइट कोयला मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्शियरी काल का है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सलेम को पूछा जाता है अक्सर कर कि जो लिग्नाइट कोयला किसको प्राप्त होता है, तो सलेम को प्राप्त होता है। ठीक है, तमिलनाडु को। अब कोयला और लौह के मध्य स्थिति किसकी है, तो जमशेदपुर की है। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, झारखंड। स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर है टिस्को। कहाँ पर है ये, तो इसको कहाँ से मिलता है लौह अयस्क, तो गुरमहिसानी है, बादाम पहाड़ है उड़ीसा से, तो इसको वहाँ से मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद तटीय क्षेत्र में कौन सी है, तो मैंने आपको भी बताया है विशाखापट्टनम, गोपालपुर। ये आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया, गोपालपुर उड़ीसा में हो गया। तो एक क्वेश्चन अब आपका तैयार करा दिया, दो क्वेश्चन, एक फाउंडेशन को लेके। अभी फाउंडेशन पे थोड़ी और चर्चा करेंगे, स्पेशली आयरन एंड स्टील पे। जो लोकलाइजेशन को लेकर क्वेश्चन है वो आपसे क्वेश्चन एक क्लियर हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। अब बात करेंगे आपके फाउंडेशन से, डेवलपमेंट के, जो आयरन एंड स्टील का है। तो पहला कहाँ पे लगता है, देखिए 1870 के दशक में शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। 1874 दिया हुआ है, कहीं 70 मिलता है, कहीं 74। तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना होती है। यही चल के आगे बाद में बन जाता है इसको जो ये नाम दिया हुआ है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको। तो ये कुल्टी में शुरुआत होती है, बाद में इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स हो गया। तो इसको पहले इसी को देख लेते हैं, जो इसको है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये पश्चिम बंगाल में 1918 में इसकी स्थापना होती है, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में। और ये दामोदर नदी के किनारे की गई है। इसको कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, अब आपको याद आएगा कि रामगढ़, नूंडी और झरिया की खदानों से इनको कोयला मिलता है। लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो गुआ की खान, सिंहभूम से। चूना पत्थर की भी ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से मिलता है, पाराघाट से। और जो मैग्नीज है वो कहाँ से मिलता है, तो उड़ीसा के जामदाबास पानी से। अब आपको करना ये है कि जो इनके मैप हैं मैग्नीज के, जो चूना पत्थर का है, तो इसको थोड़ा गूगल पर सर्च करिएगा और इनको आप मार्क कर दीजिएगा कि इसको से संबंधित है ये सभी। तो आपको एक लोकेशन भी याद होगा और आपको ऐसे इंडस्ट्रीज आपको मैप से याद हो पाएंगी। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से आप भूल जाएंगे किसको कहाँ से कोयले की। तो जो मैंने आपको बताया, अगर उस मैप पर आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक, और इसको कोलकाता, हल्दिया, पत्तन से जोड़ा जा सकता है। जल विद्युत इसको दामोदर घाटी से मिलता है। तो इसको वाला क्षेत्र कहाँ है, इसको मैप पर देख लेते हैं। इसको वाला क्षेत्र आपका कहाँ पे है, तो बर्नपुर है ये आपका, ये बर्नपुर। अब इसको कोलकाता के पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दामोदर घाटी यहाँ पे है कि उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कोयला क्षेत्र है यहाँ से उसको कोयला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैप पर ही याद हो जाएंगे, है ना। और यहाँ से उसको जो NH2 है वो भी मार्ग भी मिल जाएगा, स्थल मार्ग भी। तो कई क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं जमशेदपुर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। अच्छा, इसको हो गया।
टिस्को की बात करते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो 1907 में सबसे पहले जो जे.एन. टाटा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी झारखंड में जमशेदपुर में। तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर हुआ है। इसको लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो अभी हमने पढ़ा कि गुरु महिसानी से, जो बादाम पहाड़ है वहाँ से, नोआमंडी सिंहभूम से। कोयला कहाँ से मिलता है, झरिया से, पश्चिम बोकारो से। और बंदरगाह वगैरह आपको आइडिया लग ही गया होगा कहाँ से मिलेगा इनको। सस्ते श्रमिक कहाँ से मिलते हैं, तो इनका लोकेशन मैप पर देखकर आप पता कर सकते हैं। तो हमने दो एक पढ़ लिया, टिस्को पढ़ लिया, ये पहले आया था, बाद में इसको, ठीक। तो दो हो गए। अब एक विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड है, जो यहाँ पर आपने अभी भद्रावती कर्नाटक में देखा था ना, वही वाला है ये भद्रावती कर्नाटक। तो अब विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड में क्या है, तो 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति होगी तो वहाँ पर कौन सी है कर्नाटक में। अब बताइए, यहाँ रानीगंज झरिया को कभी आप टिक करेंगे, नहीं। लोकेशन याद हो गया ना तो कभी गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, तो कम से कम आप लोग जो, अगर नहीं भी याद होगा तो एक आइडिया लगेगा कर्नाटक में कौन सा है। तो कर्नाटक में जो है वो तुरंत आपको क्लिक करेगा माइंड में कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, चलो उन्हीं को लगा देते हैं। अब जल विद्युत कहाँ से लगाएंगे, कभी आप इसको लगाएंगे कि ये जो है दामोदर घाटी का है, नहीं लगाएंगे ना। जो गरसोपा आप जानते हैं कर्नाटक में है, शरावती नदी परियोजना, तो ये आपको उसको वहाँ पर टिक करेंगे। और जो वहाँ पर कोई कोल फील्ड है, नहीं, वहाँ कोल फील्ड कहाँ है, वो तो लौह अयस्क क्षेत्र है ना। तो ये कोयला क्षेत्र से दूर स्थापित है ये, तो इसको कोयला जो है दूर से मंगाना पड़ता है, तो BISL को। तो ये कर्नाटक में है, तो इनका लोकेशन, इनका ईयर, इन नदियों के किसके किनारे हैं, कोयला कहाँ से मिलता है, थोड़ा मैप पे स्टडी करेंगे तो याद हो जाएगा। आइए बात करते हैं, 1959 में 3 इंडस्ट्री स्थापित हुई थी, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। इनकी खास बात यह है कि मतलब किस देश से इनको समर्थन मिला, किससे तकनीक मिली। तो सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई है, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला है, और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर है। ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के ही नाम से तीनों हैं 1959 में। तो इनको आप तीनों को एक साथ याद कर लें, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ठीक है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर कहाँ कहाँ पर हैं, इनको मैप पर देख लीजिए तो याद रहेगा। भिलाई आपका हो गया ये छत्तीसगढ़ में, राउरकेला कहाँ हो गया, राउरकेला हो गया उड़ीसा में, ये उड़ीसा का मैप है आपका। और उसके बाद कौन सा हुआ, दुर्गापुर, तो ये दुर्गापुर आपका हो गया पश्चिम बंगाल में। तो 3 हो गई, ये 1959 में इनकी स्थापना होती है। नाम याद रखेंगे, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। अब किसके किसके मदद से, तो रूस की मदद से भिलाई, रूस भिलाई, जर्मनी राउरकेला और ब्रिटेन दुर्गापुर, ये जरूर याद रखिएगा। अब इनको कहाँ से कोयला मिलता है, कहाँ से इनको, तो अब बताइए, सबके आपको छत्तीसगढ़ में है ये भिलाई, तो छत्तीसगढ़ के सबसे पास में जो कोयला प्राप्ति होगी कहाँ से होगी, तो झरिया से होगी, झरिया, कोरबा, बोकारो से होगी। लौह अयस्क कहाँ से मिलेगा, दिल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से मिलेगा। मैग्नीज कहाँ से मिलेगा, वहीं पास में बालाघाट है। तो मैप पे स्टडी करिए। अब वैसे आपको बार बार मैप पे ले जाऊँगा तो पूरा टाइम तो वहीं चला जाएगा। बंदरगाह की सुविधा कहाँ से मिलेगी, अब बताइए कि इसके पास में बंदरगाह कौन सा मिलेगा, तो कोलकाता उतनी दूर ले जाने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए भिलाई कहाँ पर है, तो यहाँ से पास में उसको कौन सा पड़ेगा, तो देखिए मैप पर। अब ये भिलाई से कोलकाता लेके जाएगा कि भिलाई से बगल विशाखापट्टनम लेके जाएगा, तो अंडरस्टूड है कि विशाखापट्टनम इसका बंदरगाह होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो किस बंदरगाह का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डेप्थ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोलकाता मुंबई इसको रेल मार्ग भी मिल जाता है, जो कोलकाता मुंबई रेल मार्ग है तो उसको रेल मार्ग मिलता भी है। तो ये पूर्व पश्चिम के जो आपके प्रमुख नगर हैं उनसे भी आपको ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, आपके 2 हो गए। अब आइए बात करते हैं राउरकेला की। तो राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से है, ये भी अब ईयर का कोई नया नहीं। शंख और कोयल नदियों के संगम पर है, नदियों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर है, अगर किसी का इसमें लिखा हुआ है तो। कोयला कहाँ से मिलता है, तो राउरकेला उड़ीसा में है, झरिया कोरबा ये पास में पड़ेगा, तो आपका झरिया कोरबा से इनको कोयला मिल जाएगा। लौह अयस्क इनको बरसुआ की खानों से मिल जाएगा। अब जल विद्युत कहाँ से मिलेगा, तो उड़ीसा में कौन सा है, हीराकुंड परियोजना है, तो वहाँ से इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग गया। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब इसके लिए कौन सा होगा परिवहन की सुविधा, तो जाहिर सी बात है कोलकाता होगा ना, और कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग जो है उसके भी इसको मिल जाएगा। इसको कोयला कहाँ से मिलेगा, तो वहीं तो बगल में ही है, रानीगंज, झरिया, बराकर की खान, कोयला मिलेगा। लौह अयस्क वहाँ पे कहाँ है, तो सिंहभूम झारखंड से मिल जाएगा, गुआ की खान में। जल विद्युत कहाँ से मिलेगा, पास में दामोदर नदी घाटी परियोजना है, तो आपको DVC से मिल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है दुर्गापुर, बंगाल के, आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे। राउरकेला कहाँ है, भूलेंगे नहीं भूलेंगे। किसकी सहायता से है, जर्मनी। भिलाई किसकी सहायता से है, रूस। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ है। याद हो गया ना, 1959 सबका ईयर याद हो गया ना।
चलिए बहुत अच्छी बात है। आज इसीलिए फोकस किया था कि आयरन एंड स्टील ही पढ़ाऊँगा ताकि आपको याद हो जाए। बोकारो स्टील झारखंड में है। बोकारो आपने देखा ना, अभी शुरुआत में मैंने मैप पर दिखाया था, भूल गया हूँ तो फिर दिखा दे रहा हूँ। बोकारो देखिए कहाँ पर है, बोकारो आपका ये रहा झारखंड में। आप इसको भी देख लीजिए, जो यहाँ आपके कोयला क्षेत्र है उसी के पास में है ये। तो पहले ही बताया था आपको, दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो जो है आपके जो रानीगंज झरिया है उनके कोयला क्षेत्र में ही है। इनको दामोदर वैली से आपको इनको वो मिल जाएगा, जल विद्युत। कोलकाता से इनको परिवहन मिल जाएगा। पास के जो लौहयस्क खाने हैं वहाँ से इनको लौहयस्क मिल जाएगा। तो इनका लोकलाइजेशन सब इसको याद रखिएगा, मैप पर रखेंगे तो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रटते रहिए इसे दिन रात, कभी याद नहीं होने वाला। चलिए अब देखिए, इसको कोयला कहाँ से मिला, आ गया ना बोकारो झरिया से। लौहयस्क कहाँ से मिला, किरीबुरू से। जल विद्युत मिलेगी कहाँ से, दामोदर नदी घाटी परियोजना से। परिवहन कहाँ से मिलेगा, तो परिवहन वही है आपका कोलकाता बंदरगाह। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है आपका, झारखंड में है। अब क्या भूलेंगे, किसके सहयोग से, बोकारो रूस, बोकारो रूस, रूस। तो इससे भी थोड़ा याद रखेंगे, है ना, तो याद रहेगा। और ये कोयला क्षेत्र में स्थित है, ये पहले ही आपको बताया था 3। ठीक, तो किस नदी के किनारे है, तो बोकारो में दामोदर नदी के तट पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये 1964 में परियोजना आई थी रूस के सहयोग से। अब विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र देखते हैं आंध्र प्रदेश में। ये समुद्र तटीय है इस्पात कारखाना। कौन कौन से बताया था, याद करिए, विशाखापत्तनम और गोपालपुर। विशाखापत्तनम गोपालपुर कहाँ है, तो मैप पर आपको दिखाया था 2 मैप। आंध्र प्रदेश का ये मैप है, अभी तेलंगाना ये देखिए अलग हुआ है। ये अभी आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ये आपका गोपालपुर उड़ीसा में। 2 समुद्र तटीय है ना। तो अब जो विशाखापत्तनम है इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो है ये भी रूस के सहयोग से है, और जो आंध्र प्रदेश में स्थित है ये 1982 में इसका जो है स्वीकृति प्रदान होती है, और इसके विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास में इसकी स्थापना हुई है। इसको लौहयस्क कहाँ से मिलता है, तो पास में भी दिखाया था बेलाडीला की खान। और जो ऊर्जा है वो आपकी कोयला, ऊर्जा कोयला जो है दामोदर घाटी से इसको मिलता है। इसके बाद सेलम इस्पात संयंत्र है, ये कहाँ है, तो सेलम आपका यही सबसे दक्षिण में है। ये आपके जो मैप पर दिख रहा होगा सेलम, कहीं सलेम लिखा रहता है, कहीं सेलम लिखा रहता है हिंदी में। ठीक है, स्पेलिंग याद रखेंगे, SALEM। तो ये क्या है, तमिलनाडु का सेलम लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। ये सेवराय पहाड़ी में है, तो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में है ये। अब यहाँ पर कोयला कौन सा पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कोयले का जो उत्पादन होता है भारत में ज़्यादातर बिटुमिनस कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो है आपके नेवेली में ही पाया जाता है, तमिलनाडु में। तो इसी से इसको मिलता है ये। ठीक है, ये 1982 से कार्यरत है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद विजयनगर स्टील संयंत्र है, कहाँ देखा था, कर्नाटक में। तो इसको जो है ये तुंगभद्रा जलाशय के समीप इसको स्थापित किया गया है। अब लौह अयस्क यहाँ पर कौन सी होंगी, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ होंगी। तो बाबा बुदन की पहाड़ी से इनको, ये आपका विजयनगर है, तो इनका जो है बाबा बुदन की पहाड़ी से इनको लौह अयस्क मिल जाता है। ठीक है, पास में। और इसके बाद इनको जो कोयला है तेलंगाना की सिंगरेनी खान से आता है। तो तेलंगाना कहाँ है, इनके पास में तेलंगाना पड़ेगा। अभी कोई भाई आसपास से ही मंगाएंगे ना, बहुत दूर लेके जाएंगे तो इनके पास में ये देखिए तेलंगाना है। तो तेलंगाना से उन्होंने अपना कोयला मंगा लिया, और यहाँ पे बाबूदन की पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ से लौह अयस्क मिल गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से इनका काम चल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक एक करके उनमें क्या क्या प्रयोग हुआ है। तुंगभद्रा परियोजना वहाँ पर है तो उससे जल विद्युत भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा मैप पर स्टडी करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो हम लोग इंडस्ट्री पढ़ेंगे, एल्युमिनियम इंडस्ट्री पढ़ेंगे, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे और आपको याद करा देंगे। तो अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा, और अगर क्वेश्चन फंस जाए, अच्छे से आपका टिक हो जाए, सही हो जाए, आंसर किसे मिल जाए तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।